कल्पना कीजिए एक ऐसे नक्शे की जो राजनीतिक सीमाएं या हाईवे से नहीं बना है। अच्छा, तो फिर किस चीज से बना है वो नक्शा? अब वो नक्शा बना है ईंटों से, रहस्यमयी साधनाओं से और सदियों पुरानी आस्था से। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि जब भी किसी राज्य की बात होती है तो अक्सर हमारे सामने एक सूखा सा रिपोर्ट कार्ड आ जाता है। बिल्कुल। और उस रिपोर्ट कार्ड में हम सिर्फ जीडीपी के आंकड़े, जनसंख्या का घनत्व या उद्योगों की गिनती देखते रहते हैं। सही कहा। लेकिन आज जो स्रोत हमारे सामने है ना, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों और उनके जिलों की एक प्रामाणिक सूची, वो असल में उस सूखे नक्शे में एक धड़कता हुआ दिल रख देता है। मुझे भी यही लगा। पहली नज़र में कोई भी सोचेगा कि ये सूची शायद उन छात्रों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मतलब बस मंदिर और जिले का नाम रट्टा मार लो। बिल्कुल। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसे बस पढ़ने नहीं वाले, हम इसे एक सांस्कृतिक नक्शे की तरह डिकोड करने वाले हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये स्थान एक पूरे राज्य की पहचान को गढ़ते हैं। तो हमारा आज कमीशन यही है, क्योंकि जब इस सूची की परतों को खोला जाता है ना, तो बहुत कुछ नया पता चलता है। हाँ, मतलब ये पता चलता है कि कैसे एक ही भौगोलिक सीमा के अंदर हजारों साल का इतिहास और एकदम अलग-अलग मान्यताएं एक साथ मौजूद हैं। तो चलिए इस दस्तावेज के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ये एक विशाल एनर्जी ग्रिड की तरह लगा। एनर्जी ग्रिड मतलब एक मॉडर्न पावर ग्रिड की तरह। हाँ बिल्कुल, जैसे एक बड़ा पावर स्टेशन होता है। हाँ। लेकिन हर इलाके के अपने सब स्टेशंस होते हैं जो उस खास जगह को रोशन करते हैं। ये उपमा यहाँ असल बात को बहुत अच्छे से पकड़ती है। देखिए ना, इस सूची में सहारनपुर का शाकुंभरी देवी मंदिर है जो एकदम उत्तर में है। हाँ, और बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर है जिसे पाटेश्वरी देवी मंदिर भी कहते हैं। और कौशाम्बी में शीतला देवी मंदिर है। फिर अगर हम एकदम दक्षिण में जाएं तो मिर्जापुर का विंध्यावासिनी देवी मंदिर आता है। एकदम सही। साथ ही प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी और गोंडा में पार्वती अर्गा मंदिर भी शामिल है। देखो, ये कोई एक केंद्रीय या राष्ट्रीय स्थान नहीं है। ये स्थानीय देवियां उन विशिष्ट जिलों की सांस्कृतिक धुरी हैं। मतलब ये सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। विंध्यवासिनी देवी का ही उदाहरण ले लीजिए। वो सिर्फ एक मंदिर की मूर्ति नहीं है, बल्कि वो पूरे विंध्य पर्वत क्षेत्र की पहचान है। अच्छा, तो एक शक्ति पीठ के रूप में वहां देवी की ऊर्जा को केंद्रित माना जाता है। हाँ, और ये स्थान लोगों को उनकी जमीन से जोड़ता है। जब स्थानीय लोग वहां जाते हैं तो वे किसी दूर के देवता की नहीं, बल्कि अपनी जमीन की एक संरक्षक शक्ति की पूजा कर रहे होते हैं। मतलब एक गार्डियन की तरह। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। कैसी बात? क्या ये सिर्फ लोक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं तक ही सीमित हैं? क्योंकि इसी शक्ति ग्रिड में एक नाम सीतापुर जिले के नैमिषारण्य का भी आता है। हाँ, वहाँ ललिता देवी मंदिर है। बिल्कुल। और नैमिषारण्य के बारे में तो कहा जाता है कि वो ऋषियों का एक बहुत बड़ा बौद्धिक केंद्र था। यहाँ असल में पौराणिक परंपरा और शक्ति उपासना का एक बहुत ही शानदार संगम देखने को मिलता है। नैमिषारण्य कोई साधारण जंगल नहीं था। तो फिर क्या था वो? प्राचीन काल में इसे एक विशाल थिंक टैंक या विश्वविद्यालय की तरह समझ सकते हैं, जहां हजारों ऋषियों ने एक साथ बैठकर पुराणों का संकलन किया था। अरे वाह! तो ज्ञान के उस इतने बड़े केंद्र में ललिता देवी के मंदिर का होना क्या दर्शाता है? ये बताता है कि हमारे प्राचीन समाज में बौद्धिक विमर्श और शक्ति की उपासना अलग-अलग नहीं थे। ज्ञान को शक्ति के संरक्षण की जरूरत थी। मतलब वो एक ही ग्रिड के दो अहम हिस्से थे। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। लेकिन स्थानीय देवियों के इस एनर्जी ग्रिड से आगे बढ़ें तो कुछ ऐसे महाकेंद्र भी हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण पूरे देश को अपनी तरफ खींचता है। तुम्हारा इशारा शायद अयोध्या, मथुरा और वाराणसी की तरफ है। एकदम सही। इस सूची में अयोध्या से कनक भवन और हनुमानगढ़ी मंदिर हैं। मथुरा से बांके बिहारी, गोविंद देव और रंगनाथ मंदिर हैं। और वाराणसी से विश्वनाथ मंदिर। हाँ, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये बड़े केंद्र बाकी राज्य की पहचान को निगल नहीं जाते? निगल जाते? मतलब तुम कहना चाहते हो कि इनका एकाधिकार हो जाता है? हाँ, मतलब जब पूरी दुनिया काशी या मथुरा को देख रही है तो गोंडा या प्रतापगढ़ के छोटे मंदिरों को कौन याद रखता है? ऐसा लगता है जैसे धर्मी इन 3 जिलों का पूरा भूगोल और अर्थशास्त्र तय कर रहा है। ये चिंता जायज लग सकती है, लेकिन असल में इतिहास और समाज का तंत्र ऐसे काम नहीं करता।
तो फिर कैसे काम करता है? देखो, ये महाकेंद्र किसी को निगलते नहीं है, बल्कि ये एक विशाल अर्थव्यवस्था और विचार मंथन का इंजन है। इंजन की तरह? वो कैसे? जब आप अयोध्या में कनक भवन या हनुमानगढ़ी की बात करते हैं ना, तो वो केवल ईंट पत्थर की संरचनाएं नहीं है। उनके आसपास एक पूरी इकोलॉजी पलती है। अच्छा, मतलब वहां का जनजीवन? हाँ, फूल बेचने वालों से लेकर मूर्तिकारों, संगीतकारों और धर्मशालाओं तक ये केंद्र एक चुंबक हैं जो पूरे उपमहाद्वीप से लोगों को खींचते हैं। और उसी बहाने वे तीर्थयात्री आसपास के स्थानीय केंद्रों तक भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, यानी ये सिर्फ शहर नहीं है, ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम है। हाँ, और इन इकोसिस्टम्स की सबसे बड़ी खूबी इनकी विविधता है, जो अक्सर बाहर से देखने पर नजर नहीं आती। सही कहा। मथुरा के रंगनाथ मंदिर को ही देख लो। मथुरा उत्तर भारत का हृदय है, लेकिन रंगनाथ मंदिर तो दक्षिण भारतीय वास्तुकला का उदाहरण है ना? हाँ, ये द्रविड़ वास्तुकला का एक बहुत ही भव्य नमूना है। ऊंचे गोपुरम और विशाल प्रांगण। तो ये उत्तर भारत में कैसे आया? ये इस बात का सबूत है कि ये जो एपिसेंटर थे, ये विचारों और कला के क्रॉस परागण के केंद्र थे। मतलब क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज? बिल्कुल। दक्षिण के संतों और राजाओं ने उत्तर में आकर अपने तरीके से आराध्य को पूजा, और स्थानीय लोगों ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन जब हम विविधता की बात करते हैं ना, तो मुझे वाराणसी की सूची में एक नाम ने बहुत चौंका दिया। कौन सा नाम? विश्वनाथ मंदिर तो सबको पता है, जो मुख्य धारा की आस्था है। लेकिन इसी स्रोत में 64 योगिनी मंदिर का भी खास जिक्र है। ये तो मेन स्ट्रीम से काफी अलग लग रहा है। ये सच में एक बहुत ही रहस्यमय और गहरा पहलू है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, क्योंकि योगिनी मंदिर के बारे में तो मैंने सुना है कि ये कुछ अलग होते हैं। बिल्कुल। विश्वनाथ मंदिर जहां मोक्ष और सार्वजनिक दर्शन का केंद्र है, वहीं 64 योगिनी मंदिर तांत्रिक विद्याओं और गुप्त साधनाओं से जुड़ा है। अच्छा, तो इनकी बनावट भी अलग होती है क्या? हाँ, योगिनी मंदिर आमतौर पर गोलाकार होते हैं, जिनकी छत खुली होती है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने की एक प्राचीन वास्तुकला है। ये दिखाता है कि काशी जैसे शहर में केवल एक ही विचारधारा का कब्जा नहीं था। एकदम सही। एक ही भूगोल में एक तरफ मंत्रोच्चार हो रहा है और दूसरी तरफ तंत्र की गूढ़ साधनाएं चल रही हैं। ये सच में अद्भुत है। विपरीत विचारों को एक साथ सहेजने की कितनी गजब क्षमता थी। बिल्कुल, है ना? तो अगर हम विपरीत और अनूठे विचारों की बात कर ही रहे हैं, तो इस सूची का अगला पड़ाव वास्तुकला और संरचनात्मक प्रयोगों का है। हाँ, पारंपरिक पौराणिक केंद्रों से हटकर कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अपने कंसेप्ट से ही हैरान कर देते हैं। जैसे मुझे विशेष रूप से वाराणसी के भारत माता मंदिर ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वो किस तरह से? क्योंकि वाराणसी एक ऐसा शहर है जो हजारों साल पुराना है। हर गली के नुक्कड़ पर किसी न किसी देवता का मंदिर है। हाँ, ये तो है। लेकिन इस सूची में एक ऐसा मंदिर भी शामिल है जो किसी देवी या देवता को नहीं, बल्कि सीधे तौर पर एक राष्ट्र को समर्पित है, भारत माता को। और मजे की बात यह है कि वहां कोई मूर्ति भी नहीं है। बिल्कुल, वहां संगमरमर पर उकेरा गया भारत का एक विशाल 3D नक्शा है। ये तो एकदम अलग ही लेवल की सोच है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रयोग था। इसका निर्माण उस दौर में हुआ जब भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। तो राष्ट्रवाद को एक श्रद्धा का रूप देना और उसे वाराणसी जैसे शहर में स्थापित करना, ये बताता है कि आस्था का स्वरूप समय के साथ कैसे बदलता है। बिल्कुल। और अगर वास्तुकला में प्रयोगों की बात करें, तो स्रोत में 2 और नाम बेहद खास हैं। तुम ललितपुर के देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर देहात के भीतरगांव मंदिर की बात कर रहे हो ना? हाँ, ये दोनों नाम तो अक्सर इतिहास की किताबों में भी दिखते हैं। इनकी इंजीनियरिंग में ऐसा क्या खास है? देखो, ये दोनों मंदिर भारतीय वास्तुकला के उस दौर के गवाह हैं जब मंदिर निर्माण के नियम लिखे जा रहे थे। अच्छा, तो दशावतार मंदिर किस काल का है? यह गुप्त काल का है। इससे पहले के जो मंदिर होते थे, उनकी छतें अक्सर सपाट होती थीं, फ्लैट रूफ। तो दशावतार मंदिर में क्या नया था? दशावतार उन शुरुआती मंदिरों में से एक है जहां शिखर का निर्माण शुरू हुआ। मतलब मंदिर के ऊपर जो ऊंचा टावर होता है। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल शिफ्ट था। हाँ, जिसने आसमान की ओर इशारा करने वाली संरचनाओं की नींव रखी। मतलब वो एक ऐसा प्रयोग था जिसने आगे चलकर पूरे उत्तर भारत के मंदिरों का डिजाइन तय किया। एकदम सही। और कानपुर देहात के भीतरगांव मंदिर की क्या कहानी है? भीतरगांव मंदिर की खासियत उसका मटेरियल है, टेराकोटा या पकी हुई ईंटें।
ये भारत के सबसे पुराने बचे हुए ईंटों के मंदिरों में से एक है। बिना किसी आधुनिक सीमेंट या गारे के। बिल्कुल, केवल ईंटों को इस तरह से जोड़कर एक ऊंचा ढांचा खड़ा करना, और वो भी जो सदियों तक खड़ा रहे, ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने मेहराब या आर्च बनाने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। हाँ, जो उस समय दुनिया में बहुत कम जगह देखने को मिलता था। बहुत ही दिलचस्प है कि हमारे पास प्राचीन ईंटों का एक मास्टरपीस है। लेकिन जब मैं कानपुर शहर की बात करता हूँ, जिसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट माना जाता था। हाँ, वही औद्योगिक शहर, वहां की सूची में श्री राधाकृष्ण मंदिर है, जिसे जेके मंदिर कहते हैं, और एक जैन ग्लास मंदिर भी है। ये तो प्राचीन काल से एकदम कॉर्पोरेट युग में छलांग लगाने जैसा है। बिल्कुल। तो ये बदलाव कैसे आया? यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था आस्था के स्वरूप को बदल देती है। पहले मंदिरों का निर्माण राजा महाराजा करवाते थे। हाँ, शाही संरक्षण मिलता था उन्हें। लेकिन कानपुर जैसे शहर में जब औद्योगिकरण हुआ और एक नया उद्योगपति वर्ग उभरा, तो कॉर्पोरेट पैट्रोनेज ने ये जिम्मेदारी ले ली। अच्छा, तो औद्योगिक घरानों ने मंदिर बनवाए। हाँ, जेके मंदिर में आप आधुनिक कंक्रीट, संगमरमर और पारंपरिक डिजाइन का बेहतरीन मिश्रण देखते हैं। जैन ग्लास मंदिर तो कांच की जटिल कारीगरी का एक शानदार नमूना है। बिल्कुल, ये सब नई सामग्री, नया पैसा और नए युग के आत्मविश्वास को दर्शाता है। ये साबित करता है कि आस्था हमेशा उस दौर की तकनीक को अपना लेती है। सही कहा। तो एक तरह से ये सूची केवल भूगोल नहीं नाप रही, बल्कि सदियों का सफर तय कर रही है। हाँ, ये किसी टाइम मशीन की तरह है। एक तरफ फर्रुखाबाद का श्रृंगी ऋषि मंदिर है, जो हमें रामायण काल में ले जाता है। उन प्राचीन ऋषियों के दौर में, जब सभ्यताएं जंगलों में आकार ले रही थीं। और वहीं लखीमपुर खीरी का गोला गोकर्णनाथ मंदिर भी है, जिसे लोग छोटी काशी कहते हैं। हाँ, ये शिव उपासना का एक बेहद प्राचीन लोकतीर्थ है। और इसी ऐतिहासिक विस्तार में एक और बहुत बड़ा पड़ाव है, कुशीनगर का महापरिनिर्वाण मंदिर। महापरिनिर्वाण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन इसे थोड़ा समझना जरूरी है। महापरिनिर्वाण का असल मतलब क्या है और ये इस सूची में कैसे फिट बैठता है? देखो, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। मतलब वो अवस्था जहां जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो कुशीनगर वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था। बिल्कुल। इस सूची में इसका शामिल होना ये याद दिलाता है कि उत्तर प्रदेश की जमीन केवल हिंदू महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। मतलब ये वैश्विक बौद्ध धर्म का भी एक अहम हिस्सा है। हाँ, इस मंदिर की वास्तुकला, वहां लेटे हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमा और वहां जो असीम शांति है, वो उन भव्य पौराणिक मंदिरों से बिल्कुल अलग अनुभव देती है। ये सचमुच एक अद्भुत संतुलन है। ऋषियों के आश्रम, तांत्रिक योगिनियों के गोल प्रांगण, ईंटों के प्राचीन शिखर और बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये सब एक ही राज्य में है। हाँ, लेकिन फिर अचानक इस सूची में एक नाम आता है जो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। ऐसा कौन सा नाम आ गया? इस्कॉन मंदिर। स्रोत के मुताबिक ये कानपुर, नोएडा और वृंदावन जैसे अलग अलग जिलों में है। तो इसमें अटपटा क्या है? मतलब नोएडा जैसे हाईटेक आईटी हब में इस्कॉन मंदिर का होना इस प्राचीन सूची में थोड़ा मिसफिट नहीं लगता? पहली नजर में ये मिसफिट लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये धर्म के विकास का सबसे तार्किक अगला कदम है। वो कैसे? देखो, वृंदावन से शुरू हुई कृष्ण भक्ति, जो कभी एक क्षेत्रीय आंदोलन थी, वो इस्कॉन के जरिए एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गई। हाँ, वो पूरी दुनिया में फैल गई। और जब वो वैश्विक होकर वापस आती है ना, तो वो नोएडा जैसे आधुनिक शहरों के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को आकर्षित करती है। अच्छा, मतलब प्राचीन आस्था ने खुद को आधुनिक जीवन शैली के साथ तालमेल में बिठा लिया है। बिल्कुल, और कंक्रीट के जंगलों के बीच अपना एक नया सब स्टेशन खोल लिया है। ये परंपरा का एक आधुनिक विस्तार है। ये चर्चा तो वाकई आंखें खोलने वाली रही। हमारे स्रोत में दी गई ये सूची जो शुरुआत में केवल जिलों और मंदिरों की एक नीरस टेबल लग रही थी, जिसे शायद सिर्फ परीक्षाओं में नंबर लाने के लिए रटा जाता हो, हाँ, वो असल में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही गहरा, विस्तृत और जीवंत नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो ये बताता है कि कैसे ईंटों के शुरुआती प्रयोग, देवियों की स्थानीय ऊर्जा और बुद्ध के शांति संदेश ने इस राज्य को गढ़ा है। और आज की औद्योगिक आधुनिकता ने भी उसमें अपना रंग मिलाया है। बिल्कुल, परत दर परत। सहारनपुर के उत्तर से लेकर मिर्जापुर के पहाड़ों तक और काशी की तांत्रिक गलियों से लेकर नोएडा की गगनचुंबी इमारतों के बीच बसे मंदिरों तक। ये सिर्फ भूगोल का पाठ नहीं था,
बल्कि समय और समाज के इवोल्यूशन की एक मास्टर क्लास थी। और ये भी कि इतिहास और संस्कृति कभी भी किसी एक सांचे में नहीं रुकते। वे पानी की तरह है जो हमेशा नए सांचों में ढलते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और इसी बात से श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार भी उभरता है। वो क्या? इस डीप डाइव के बाद ये सोचना दिलचस्प हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐतिहासिक स्थान से गुजरता है या राज्य के नक्शे को देखता है, तो क्या वो सिर्फ राजनीतिक जिलों की सीमाएं देख रहा है, या फिर उन सीमाओं के भीतर सदियों से बह रही आस्था, कला और इंजीनियरिंग की उस निरंतर धारा को भी महसूस कर सकता है। ये हम सबके लिए एक बड़ा सवाल है कि ये पुरानी ईंटें और पत्थर आज की हमारी आधुनिक सोच को किस अनदेखे रूप में ढाल रहे हैं। बिल्कुल। इस गहराई से की गई चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। इन जटिल परतों को हमारे साथ डिकोड करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए स्रोत और एक नई पड़ताल के साथ।